हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग यूपीपीसीएस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसकी सीरीज़ का आज ये दूसरा वीडियो है। हम लोग इसमें 2015 से 2024 तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने 2015 का क्वेश्चन अभी स्टार्ट किया हुआ है। हमने कल 45 नंबर तक का क्वेश्चन देख लिया था। आज हम 46 नंबर से जो क्वेश्चंस हैं उन्हें देखेंगे और इसी के साथ आप देखेंगे कि जो पॉलिटी सब्जेक्ट है ना उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस 2015 कैंसल्ड पेपर में पूछे गए थे। तो पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। तो बहुत पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखिए, डलहौजी, कैनिंग, कर्जन या फिर रिपन। तो इसका उत्तर हो जाएगा रिपन। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है ये देखिए, इनके कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो यही माना जाता है और वो क्या है, स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव। कब का है ये, तो 1882 का। और इसके अनुसार क्या था, तो इसके अनुसार इन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है। प्रत्येक जिले में जिला उपविभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाने का प्रावधान हुआ। नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित की गई और स्थानीय संस्थाओं को निश्चित आय के साधन दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भारत में जो उद्देशिका का विचार है ये कहाँ से लिया गया था। तो उस दिन हमने यूपीएससी पेट के लिए प्रियम्बल वाला जो वीडियो है वो रिकॉर्ड किया था विथ एमसीक्यू। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। प्रियम्बल से बनने वाले सारे क्वेश्चंस उससे आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ऑप्शंस देखें, इटली, कनाडा, फ्रांस या फिर यूएस। तो ये हमने लिया है यूएसए के संविधान से। ठीक है, तो जो विचार है वो हमने यूएस के संविधान से लिया है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज ली है वी द पीपल ऑफ इंडिया वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन देखें, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों का अधिकतम सीमा का निर्धारण, तीसरा है काश्तकारी सुधार और चौथा है बहुफसली योजना। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि मल्टीपल क्रॉपिंग स्कीम्स। तो जो बहुफसली योजना है इसके अतिरिक्त काश्तकारी सुधार, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण ये सभी भूमि सुधार का हिस्सा माने जाते हैं। अगला देखिए कहाँ से बना हुआ है। तो प्रस्तावना, संग्रहच्छेद, नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से जो क्वेश्चन बना है वो देखिए। हमने अभी कल ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व एमसीक्यू प्लस थियरी क्लास रिकॉर्ड की है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। चलिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन देखिए, यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है या फिर यह एक सामाजिक अधिकार है। तो आप देखिए इसका उत्तर दो हो जाएगा। एक तो यह एक संवैधानिक अधिकार है और दूसरा यह एक विधिक अधिकार है। ठीक है, तो आप देखिए भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है जो कि नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करता हो, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में जो सूचना का अधिकार है इसको विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि जो आर्टिकल 19 है उसमें अंतर्निहित माना है, जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में दी गई है। ठीक है, मई 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद ने पारित किया, जिससे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। 12 अक्टूबर 2005 को यह जो है अधिनियम भारत में लागू हुआ। अतः सूचना का अधिकार एक विधिक और मूल अधिकार दोनों है। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सूचना का अधिकार मूल अधिकार है किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते ही हैं घुमा फिरा के। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। कौन सा है वो सार्थक कदम। समान सिविल संहिता के संबंध में बिल्कुल नहीं, आर्टिकल 44 है। ग्राम पंचायतों के गठन के रूप में तो एकदम यही ठीक बात हो जाएगी, यानी ऑप्शन जो बी है वो ठीक है। नगर पालिकाओं के गठन की बात यहाँ पे नहीं आती है और कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी तो ये सब भी नहीं। आप देखें ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहाँ से संबंधित है, तो ये सभी हमारे डीपीएसपी से ही संबंधित है और इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है ये राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है और कहाँ का हिस्सा है, तो डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो संविधान के भाग 4 का हिस्सा है। ठीक है, अनुच्छेद 40 में उपबंधित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाए
उनको ऐसी शक्तियां प्रदान करे जो इन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। तो अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये बहुत इजी से क्वेश्चन, एग्जामों में यही इजी से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। अगर आपने देखा होगा इस बार 12 का एग्जाम, तो ऐसे ही 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन फिर भी देखिए ऐसा थोड़ी ना है कि लोगों के 160 170 बन रहे हैं बन तो सबके ऐसे ही रहे हैं। अब मैं कुछ कमेंट्स देख रही थी यूट्यूब पे, लोग बोल रहे थे कि मतलब कि वैसे तो हमारे क्वेश्चंस 140 सही हो रहे थे, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की आई है उससे ही 120 सही हो रहे हैं, 121 सही हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा इतना बड़ा गैप कैसे हो गया। मतलब 140 से आप फटाक से घिर के कहाँ आ गए 120 पे, ये कैसे मतलब संभव हुआ। खैर, हमारे पास ऑप्शंस जो हैं उन्हें देखिए, आर्टिकल 14 और 15, आर्टिकल 19 20, आर्टिकल 21 22 या फिर आर्टिकल 20 21। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्टिकल 20 21। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के वो आर्टिकल हैं जो कि मतलब कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी निलंबित नहीं किए जाएंगे। क्या हमेशा से ये प्रावधान था? नहीं, हमेशा से ये प्रावधान नहीं था। ये संविधान संशोधन के माध्यम से इसको लाया गया है। ठीक है, और कौन सा संविधान संशोधन? तो यहाँ पे आपको पहले ही दिखा दिया गया है कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1978 में आया था, उसी के बाद अनुच्छेद 21 जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है और उसी को जीवन जीने के अधिकार की बात करते हैं, इसको राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी समाप्त नहीं किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूल अधिकार स्थगित किए जाते हैं, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसको स्थगित नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हुआ है तो अनुच्छेद जो 21 है तथा 20, इसके साथ साथ अनुच्छेद 19 यानी वाक स्वतंत्र, जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो भी मान्य रहता है। ठीक है, तो मतलब जो कंडीशंस हैं वो आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में नागरिकता का निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है। तो नागरिकता से एक आध क्वेश्चन बना ही जाता है। ऑप्शंस देखें, राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, या भारत और मतलब कि ये क्या है लास्ट वाला, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो आपको पता है कि दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं और राज्य की एकल नागरिकता नहीं, संपूर्ण भारत राष्ट्र की एकल नागरिकता हमारे यहाँ मिलती है। और अनुच्छेद की यदि बात करें तो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के मध्य ये जो प्रावधान है वो किया गया है, जो कि हमारे 2022 या 23 वाले क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये देखिए, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान है और भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड प्रावधान है, दूसरी साइड संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद कौन से हैं वो देखिए। तो चलिए थोड़ा सा छोटा करते हैं। हाँ, अब ठीक है। तो इसको मैच करना है। कह रहे हैं कि विधि के सम्मुख समानता। तो आपको पता है ना कि विधि के सम्मुख समानता यानी कि कानून के सम्मुख समानता, ये आप देखेंगे अनुच्छेद 14 में है। तो इसको हम लोग 14 से मिला लेंगे। कहाँ है? ऑप्शन 3 में। तो पहले का 3 कहाँ है? केवल एक ही में है। तो एक ही अगर आपको पता है तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। खैर, आगे जो है उन्हें भी देख लेते हैं। कह रहे हैं बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, ये जो बात है 0 से 6 साल के बच्चों के लिए है और ये अनुच्छेद 45 में है। ठीक है, तो क्या देखिए डी का 2 हो रहा है कि नहीं? हाँ, हो रहा है। तो फिर और ज़्यादा फालतू बात ना करते हुए इसका डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, विधि के सम्मुख समानता ये आपको अनुच्छेद 14 में मिलेगा। कार्य करने का जो अधिकार है अनुच्छेद 41 में है और हमने डीपीएस में पढ़ाया ही है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, चाहे भगा भगा कर ही। फिर देखिए, कार्य करने हेतु मानवीय स्थितियां जो है ये अनुच्छेद 42 में है और इसी में ही प्रसूति सहायता का भी प्रावधान किया गया है, जो कि हमारे पीसीएस के द्वारा पूछा जा चुका है। आगे देखिए, 6 से 14 साल के जो बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है, ये पहले जो है अनुच्छेद 45 के तहत डीपीएसपी में शामिल था, लेकिन एक अमेंडमेंट हुआ और वो अमेंडमेंट कौन सा है? 86 अमेंडमेंट 2002। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 21 का के तहत फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया है। हाँ, मतलब 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको मतलब शिक्षा का जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट्स हो गया। अभी अनुच्छेद मतलब जो 45 है उसमें क्या है? तो 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल की बात की गई है, उनके एजुकेशन की बात की गई है कि राज्य उनकी देखभाल, उनके पोषण और उनके जो है एजुकेशन की मतलब व्यवस्था करेगा। ठीक है,
तो अनुच्छेद 45 के तहत शैशव पूर्ण देखभाल की जो है वो बात की गई, यानी कि 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनकी बात की गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहे हैं संघ और राज्य की कार्यपालिका तथा आपात उपबंध से जो क्वेश्चन है वो देखो। तो क्वेश्चन क्या है कि संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करने समय मतलब करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी मतलब राय जो है वो प्राप्त करेगा। ऑप्शंस क्या हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के निर्वाचन आयोग, भारत के महान्यायवादी या लोकसभा के स्पीकर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो अनुच्छेद जो है 103 इसके अनुसार संसद के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचन आयोग की राय लेंगे और उनकी राय के अनुसार ही कार्य जो है वो उनके द्वारा किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 56, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। एकदम ठीक बात है। कह रहे हैं संसद जो है वो भारत की जनता के द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, ये बात भी ठीक है। ठीक है, और फिर हमारे पास वही ऑप्शंस हैं कि कथन कारण सही है और उसकी व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ दोनों में ही नहीं है, तो इसमें कर लीजिए कि कर रहा है और इसमें नहीं कर रहा है, उत्तर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन देख लें। तो संसद जो है इसकी संविधान के संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो संविधान के मतलब अनुच्छेद 368 भाग 20 में। और संसद भारत की जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्यों की उच्चतम विधायी संस्था है, ये बात भी ठीक है, लेकिन ये जो है इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहे हैं कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है और साथ में लिखित भी है, तो पहला तो ठीक है। कह रहे हैं मौलिक अधिकार का अध्याय हमने अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया है, तो ये बात भी ठीक है। हमने यूएस के संविधान से ही जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको लिया हुआ है, तो दोनों बातें सही हैं। लेकिन अगर ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है तो फिर आप देखेंगे कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करेगा। ठीक है, तो कहाँ पे है इस तरह का? ऑप्शन बी में। चलिए आगे देखिए, और इसमें आप क्या है ही ऐसा जो बताया जाए। फिर अगला जो है वो विधानमंडल मंत्रिपरिषद से क्वेश्चन बना हुआ है। कह रहे हैं कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? अगर आपको याद हो तो जो मतलब कि 22 दिसंबर को पेपर हुआ था यूपीपीसीएस प्री का, उसमें भी ये वाला आर्टिकल पूछा गया था। ठीक है, कौन सा? आर्टिकल 155। ठीक, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा यही, आर्टिकल 155। तो संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। वस्तुतः राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा नामित किया जाता है। आगे देखिए, संघ राज्य संबंध प्रशासन जम्मू कश्मीर राज्य नियंत्रण और महालेखा परीक्षक से क्वेश्चन बना हुआ है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो हमसे कह रहे हैं कि कौन सा संबंधित नहीं है? सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति या पुंछी आयोग। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। ठीक है, तो केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पे आप देखें तो विभिन्न आयोगों और समितियों का गठन किया गया है, जिसमें आप देखेंगे जो राजमन्नार आयोग है ना, इसको कई बार पूछ चुका है पीसीएस। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। सबसे पहली जो है वो है सीतलवाड़ समिति, मतलब सीतलवाड़ कमेटी या समिति। ये प्रशासनिक सुधार आयोग से संबंधित है। 1966 से 69 के मध्य ये जो है समिति बनी थी। राजमन्नार 1969 में बनी। सरकारी सबसे इम्पोर्टेंट है, 1983 में मतलब बनी थी, 1986 में इसने अपनी रिपोर्ट दी है। इसमें अन्य जो मेंबर्स हैं ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इससे। तो आगे देखिए, एम पुंछी आयोग 2007 में बनाया गया। नोट में दिया है 1998 में जो है जो गठित की गई थी इंद्रजीत गुप्ता समिति, इसका संबंध चुनाव सुधार से है। ठीक है, ना कि केंद्र राज्य संबंध से। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि न्याय व्यवस्था संघ और राज्य से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो बताइए। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो ये क्वेश्चन महाधिवक्ता, महान्यायवादी, अतिरिक्त महाधिवक्ता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी अटॉर्नी जनरल को। तो देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 76 है ना, इसके अनुसार यदि आप देखें तो भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए जो राष्ट्रपति हैं वो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, और इन्हें अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई में पार्टिसिपेट करने का जो अधिकार है वो होता है। ठीक है,
तो आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं? हमारे यहाँ तो आज सुबह से बारिश हो रही है, इवन मतलब 4:30 बजे से शुरू हुई है, पूरा दिन पानी बरसा है, बहुत बारिश हो रही है और बहुत जोर शोर पे हो रही है। अगला देखिए, कह रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था व संविधान संशोधन और अनुसूचियों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन मतलब इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या है कि भारतीय संविधान की 11वीं जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है? ऑप्शंस देखें, पंचायती राज, नगर पालिका, केंद्र राज्य संबंध या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऑफ कोर्स पंचायती राज हो जाएगा। वहीं अगर 12वीं अनुसूची होती तो वो नगर पालिका से थी। ठीक है, तो 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 जो कि 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी माना जाता है, इसके द्वारा संविधान में भाग 9 और अनुसूची 11 जोड़ी गई और जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनको संवैधानिक आधार जो है वो प्रदान किया गया। 11वीं अनुसूची में टोटल आपको 29 विषय मिलेंगे जिन पर पंचायतों को कानून या विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति को मतलब वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? ऑप्शंस क्या है हमारे पास? संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य का वित्त मंत्री या फिर संबंधित राज्य का राज्यपाल या संबंधित राज्य का पंचायत राज मंत्री। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सी वाला, यानी संबंधित राज्य के राज्यपाल। तो पंचायतों को जो वित्तीय स्थिति है इसके पुनर्विलोकन करने के लिए जो राज्य के राज्यपाल हैं वो अनुच्छेद 243 आई के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पे वित्त आयोग का गठन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो मूल कर्तव्य जो है वो आपको अनुच्छेद 51A में मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। हालांकि आगे चल के एक संविधान संशोधन होता है 86वां और उसके साथ इसमें एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो 11 हो गए हैं वर्तमान में। और आपसे अगर कोई पूछे कि ये जो मतलब जो हमारे मतलब कि मूल कर्तव्य हैं इनको कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इसको ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया, तो कब किया गया था वही आपसे पूछ रहे हैं। ऑप्शंस देखें, मार्च 2014 में, फरवरी 2014 में या फिर जनवरी 2014 या अप्रैल 2014। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा मार्च 2014 में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश विधेयक 2014 मार्च 2014 में राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को 2 राज्यों के बीच बांटने का विधान करता है। ये विधेयक लोकसभा में 18 फरवरी 2014 को, राज्यसभा में 20 फरवरी 2014 को पास किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था ये बताना है। 2006, 7, 11 या फिर 8। तो मुझे लगता है जैसे आरओ में यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था क्या इस बार, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2008 में। ठीक है, तो असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में संसद के द्वारा पारित किया। इसे 30 दिसंबर 2008 को स्वीकृति प्रदान की गई। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कार्यरत 93% स्वरोजगारी और रोजगाररत कर्मचारियों की संख्या असंगठित क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66, कह रहे हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के निहित जो कौन है, तो देखिए प्राथमिक स्तर के हैं, माध्यमिक स्तर के या उच्चतर माध्यमिक स्तर या स्नातक स्तर के। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन अभी हाल ही में आरओ भी पूछा गया था ऑपरेशन कायाकल्प को लेकर के। तो इसका उत्तर देख लीजिए, एलिमेंट्री लेवल के जो बच्चे हैं उनके लिए ये लाया गया है। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत आप देखें अनुच्छेद 21A के अनुसार राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं कि वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन 1965, 72, 70 या फिर 75। तो क्या हो जाएगा? 1972 में। ठीक है, तो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था और ये अधिनियम पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए अधिनियमित किया गया। और इस कानून के पहले भारत में केवल 5 नामित राष्ट्रीय उद्यान थे। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग।
आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अभी कितने राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश या राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है, ये सब किसके द्वारा यानी कौन से आर्टिकल के द्वारा शक्ति मिलती है, तो इन सबको थोड़ा देख लीजिए। तो राष्ट्रपति जो है उन्हें तो अनुच्छेद 123 के तहत ये शक्ति मिलती है। ठीक है, अगला देखिए, इससे पहले इसकी व्याख्या देख लीजिए। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123, इसके अंतर्गत आप देखें कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो मिलती है। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश उस स्थिति में जारी किया जाता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो या कोई एक ना हो। ठीक है, और राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि इस स्थिति में यानी कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें कानून बनाना बहुत आवश्यक है, तब फिर अध्यादेश लाया जाता है। इकोनॉमी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें देखिए। तो कह रहे हैं विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो ये है भैया अपना एग्रीकल्चर। ठीक है, तो कृषि हो गया, माइनिंग हो गया, ये सभी आप देखें प्राथमिक क्षेत्र है, और विनिर्माण उद्योग ये सभी सेकेंडरी सेक्टर में आ जाते हैं, जबकि होटल, बीमा, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन टीचिंग ये सभी आप देखें तो टर्सरी सेक्टर में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। तो आप देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मिश्रित। ठीक है, तो ये सब बहुत मतलब घिसे पिटे से क्वेश्चन हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख विशेषता है वो है इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था होना। आपको पता हो तो जो 22 दिसंबर को पेपर हुआ था उसमें ये वाला स्टेटमेंट पूछा गया था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति पाई जाती है, अर्थात दोनों सह अस्तित्व पाया जाता है। आर्थिक नियोजन और राष्ट्रीय आय और बजट से जो क्वेश्चन बना है उन्हें देखिए। पहला है कि मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। तो क्या संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं 2013-14 में जो महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार था मिला था उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी कितना थी। तो ये तो भाई जब भी आए नया आंकड़ा तब उसको देखना पड़ता है। तो देख लीजिए 2013-14 का क्वेश्चन पूछा गया था 2015 वाले में, तो इसका उत्तर था 52.9%। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा जारी जो नवीनतम आंकड़े हैं इसके अनुसार नरेगा, जिसे अभी मनरेगा कहा जाता है, इसके अंतर्गत 2013-14 में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी 52.9%। 2019-20 में ये कितना रहा 57.2%, यानी कि बढ़ गई है। ठीक है, राज्यों के संदर्भ में देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब हिस्सेदारी देखी गई है वो केरल की देखी गई है 89%। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन 2005-6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण का अंग नहीं था। तो उस टाइम की जो स्कीम रही होगी उसकी बात हो रही है। ग्रामीण आवास, पीने का पानी, ग्रामीण सफाई, या फिर ग्रामीण सड़कें। क्या हो जाएगा रूरल सैनिटाइजेशन, यानी कि सैनिटेशन दरअसल। तो भारत सरकार के तहत गांव में कार्यवाही के क्षेत्रों में प्रस्तावित थे क्या क्या, सड़क, सिंचाई, निर्धन आवास, जलापूर्ति, विद्युतीकरण और दूर संचार संपर्क। कृषि उद्योग और व्यापार से क्वेश्चन बना हुआ है कि हरित क्रांति नई व्यूह रचना का परिणाम थी जो कि 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। आगे देखिए किस मतलब कि कौन से दशक में, 5वें, 6वें, 7वें या फिर 8वें में। तो आप देखिए 7वें दशक में। ठीक है, तो आप देखिए भारत में जो हरित क्रांति है इसका प्रारंभ कब किया गया था 1966 में, और भारत में इस क्रांति के जनक के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और केंद्रीय कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम की भूमिका इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला है कि कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं थी स्कीम। ऑप्शन क्या है, तो तिलहन, चावल, दालें या फिर गेहूं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तिलहन। ठीक है, तो ये देखिए अगला, मुद्रा बैंकिंग और कर प्रणाली, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। अब जबकि वो क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जो मतलब कि एकदम करंट वाली बातें हैं, तो उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देखने का क्या लाभ है। तो अगला देखिए कि योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया। तो आप देखिए योजना आयोग को आकर के मोदी जी ने समाप्त किया है। ठीक है, 2014 में ही समाप्त कर दिए थे ना, 2015 में फिर नीति आयोग का गठन किया गया था। 2014 में आने के बाद 2015 में ही खत्म करके फिर नीति आयोग बना दिया। ये क्या, उसका नाम ही तो चेंज कर दिए थे, बाकी सब तो एक ही जैसा है। तो आप देखिए योजना आयोग का अंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार के द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया और इसके अध्यक्ष कौन बने, तो जो भी पीएम होंगे वही उसके अध्यक्ष रहेंगे कुल मिलाकर के।
अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, नाबार्ड, कमर्शियल बैंक, आरआरबीज या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नाबार्ड। ठीक है, तो कृषि संबंधित क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋणों में वृद्धि की सहायता के लिए 12 जुलाई 1982 को अधिनियमित राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम लोग नाबार्ड कहते हैं, इसकी स्थापना की गई। ये बैंक कृषि में वृद्धि, लघु और कुटीर उद्योग, गृह एवं ग्रामोद्योग, ग्रामीण कलाओं तथा गांव में चलने वाली अन्य संबद्ध जो आर्थिक गतिविधियां हैं, इनके लिए ऋण की व्यवस्था करने के लिए एक हाईएस्ट संस्था मानी जाती है। और ये बैंक जो है वो स्वयं सहायता समूह बैंक यानी लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है। जो ROARO 2024 में हुआ था 11 फरवरी को, आप देखें उसमें कई सारे बैंक्स थे, उनको क्रोनोलॉजी में लगाना था। कुल मिला के कई सारी घटनाएं थी जिसको क्रोनोलॉजी में मतलब लगाना था, और उसमें नाबार्ड भी था। ठीक है, तो नाबार्ड ध्यान से देख लीजिए कि 12 जुलाई 1982 को इसका गठन किया गया है। साइंस से क्वेश्चन बना हुआ है फिजिक्स से कि कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मतलब दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखिए इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था अभी ROARO में, और उसका जो मतलब ये माना गया है आंसर वो है उत्तल दर्पण। तो इसको आप देखिए, कन्वेक्स दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधे और वस्तु से छोटे बनते हैं। इसके द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए इसका प्रयोग वाहनों में पीछे के यातायात के दृश्य अवलोकन के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए कह रहे हैं CFL का जो फुल फॉर्म है वो बताओ। तो ऑप्शंस के हिसाब से देखिए, कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप इसका उत्तर हो जाएगा। अब एक आध पूछ ही लेते हैं फुल फॉर्म। अभी तो पिछले साल से आप देखें तो क्वेश्चंस जो है कंप्यूटर से पूछे जाने की प्रवृत्ति आ गई है। पिछली बार 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। कह रहे हैं कि आइंस्टीन को नोबेल अवार्ड क्यों दिया गया था। ऑप्शंस देखें, सापेक्षता का सिद्धांत, ब्राउनी के मतलब ब्राउनी गति के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, या फिर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के लिए। तो क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ठीक है, तो आइंस्टीन को 1921 में जो नोबेल अवार्ड मिला था भौतिकी में, वो इसी के लिए मिला था। अगला देखिए, कह रहे हैं प्रेशर कुकर में भोजन कम टाइम में क्यों पक जाता है। ऑप्शन देखिए, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, या फिर भोजन कम उष्मा लेता है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा इसका कि जल का जो क्वथनांक है यानी बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्रेशर कुकर में वायुदाब सामान्य कमरे के वायुदाब से लगभग 2 गुना होता है। यही कारण है कि इसमें पानी लगभग 120 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, फलता है, इसमें ऊष्मा अधिक होती है। यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 82 कि प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ऑप्शन 2, 4, 8 या फिर अनंत। तो इन्फिनिटिव हो जाएगा यानी इन्फिनाइट हो जाएगा दरअसल, क्या अनंत। ठीक है, तो 2 समानांतर समतल दर्पणों के मध्य यदि प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को रख दिया जाए तो देखेंगे कि बनने वाले जो प्रतिबिंब है उनकी संख्या अनंत होगी। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब परावर्तित होकर के एक नया प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 83 कौन सा एक बहुलक है जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोगी है। ऑप्शंस पॉलीकार्बोनेट, पॉलीयूरेथीन या फिर पॉलीस्टाइरीन या फिर पॉलीएमाइड। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, तो आप देखिए कि बुलेट प्रूफ ग्लास के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट, थर्मोप्लास्टिक या लैमिनेटेड ग्लास की परतों का उपयोग किया जाता है। पॉलीएमाइड केवलार इसी को बोलते हैं, और इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहा है कि निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस देखें, सोडियम सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर पोटेशियम नाइट्रेट। क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो आप देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे H2SO4 कहते हैं, इसका प्रयोग बैटरी में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को ऐतिहासिक रूप से आयल ऑफ विट्रॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, घरों में स्वच्छता कार्यों के लिए एवं उर्वरक और रसायन उद्योगों में इसका जो प्रयोग है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगला देखिए कह रहे हैं कौन सा सही सुमेलित है। तो सल्फर डाइऑक्साइड दांत, फ्लोराइड प्रदूषण, भोपाल गैस त्रासदी, ये तो सरासर गलत है। मिथाइल आइसोसाइनेट कह रहे हैं अम्ल वर्षा, ये भी गलत है। ओजोन रिक्तता, हाँ ये चर्म कैंसर, ये ठीक है। ओपन मतलब ऑप्शन डी ठीक है।
तो इस यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जो ओजोन परत है वो आपको मुख्यतः समताप मंडल में यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे मिल जाएगी और इसका सर्वाधिक संकेंद्रण आपको 20 से 35 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। ओजोन परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93.99% मात्रा जो है वो अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत के अवक्षय के परिणाम स्वरूप जो पराबैंगनी किरणें हैं वो देखिए तो सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे मानव और पशुओं में त्वचा कैंसर जैसी घातक बीमारियां फैल जाती हैं। और आप देखिए कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है ना, इसमें जो गैस लीक हुई थी वो थी मिसाइल आइसोसाइनेट। ध्यान से था, मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइट ना होकर के क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट। और जो हमारे दांत खराब हो जाते हैं वो है फ्लोराइड प्रदूषण, अम्ल वर्षा, तो सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाले यानी नॉन स्टिकी जो बर्तन है उसमें किया जाता है। तो टेफ्लॉन, नियोप्रीन या फिर पीवीसी या गट्टा पर्चा, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा टेफ्लॉन। ठीक है, तो टेफ्लॉन जो है ये एक बहुत ही कठोर पदार्थ होता है और इस पर ऊष्मा, अम्ल तथा क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये विद्युत धारा का कुचालक होता है। इसका उपयोग नॉन स्टिकी जो कढ़ाई है इसके निर्माण के साथ साथ विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य विलायक और प्लास्टिक के निर्माण में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। तो इसमें आप देखिए डॉक्टर एस.बी. देसाई जी के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ पे दिया नहीं है, तो इसका उत्तर आप जो मर्जी वो मान लीजिए, लेकिन नाम जाने रहिए कि एस.बी. देसाई हैं। कब किए थे, 1939 में। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 88 कह रहे हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऊन कह रहे हैं एक प्रोटीन है, रेयॉन रूपांतरित स्टार्च है, रबर एक प्राकृतिक बहुलक है, फुलरीन कह रहे हैं कार्बन का अपर रूप है। तो अब देखिए बी गलत है, क्योंकि रेयॉन जो है वो रूपांतरित स्टार्च ना होकर के एक क्या है, तो ये जो है मतलब मानव निर्मित रेसे टाइप का होता है। तो यहाँ पे देखिए जो रेयान है वो पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु यानी फाइबर है। इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से किया जाता है और इसलिए वास्तव में ये ना तो पूरी तरह एक कृत्रिम तंतु है और ना ही एक प्राकृतिक तंतु है। यह एक अर्ध कृत्रिम तंतु है। कपड़ा उद्योग में इसे विस्कोस रेयान या कृत्रिम रेयान मतलब रेशम यानी आर्ट सिल्क के नाम से जानते हैं। बॉटनी से क्वेश्चन बना है कि प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, क्यों आते हैं, तो बताइए कौन कौन है जो प्याज काटते समय रोता है। ऑप्शंस देखें, सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, अमीनो अम्ल या फिर कार्बोलिक अम्ल। पहले देखिए सल्फेनिक और सल्फोनिक, मतलब इतना क्लोज ऑप्शन, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, सल्फेनिक अम्ल। तो प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम जो है वो निकलता है। ये एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फॉक्साइड को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। प्याज में पाए जाने वाले सल्फेनिक अम्ल के कारण प्याज के छिलके निकालने पर आंसू आते हैं। ठीक है, हम तो छिलके निकालते समय नहीं, प्याज काटते समय हमको आंसू आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, चांदी, तांबा। तो आप जानते होंगे कि सिलिकॉन है। ठीक है, तो कंप्यूटर ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप सिलिकॉन की बनी होती है और सिलिकॉन क्या है, तो एक अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर है। अर्धचालक आपको दो प्रकार के मिलेंगे, पहला पी टाइप और दूसरा है एन टाइप। और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन और होल के आधार पर आवेशों का संचालन होता है। जंतु विज्ञान जूलॉजी से क्वेश्चन बना है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। इस बार भी खून से जो है मतलब पूछा गया था क्वेश्चन आर में। और हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं को नष्ट करना, रक्त अल्पता को रोकना या फिर लौह को उपयोगी बनाना। तो क्या हो जाएगा, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, तो आप देखिए लाल रुधिराणुओं में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त में लाल रंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रुधिर कणिकाओं के कारण ही होता है। नेक्स्ट देखिए, तो विटामिन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत पूछते हैं विटामिन से क्वेश्चन। इस बार आरओ ने पूछा था कि कौन से जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, चलिए विटामिन सी से कह रहे हैं रतौंधी होता है, तो ऐसा तो नहीं है, कहीं मैच द फॉलोइंग का तो नहीं है एक कुछ, हाँ मैच द फॉलोइंग का है दरअसल। तो चलिए पहले मैच कर लेते हैं, फिर वहाँ पे चल के देख लेंगे। तो इसको यहाँ लाइए, तो कह रहे हैं विटामिन सी और इससे देखिए स्कर्वी हो जाता है। ठीक है, तो फिर कह रहे हैं विटामिन ए से हो जाता है, सॉरी रतौंधी नहीं होता,
विटामिन ए, बिल्कुल रतौंधी ही तो होता है, मुझे लगा कलर ब्लाइंडनेस लिखा है सॉरी। तो अब देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, ठीक है। विटामिन B1 जिसे हम लोग थायमिन कहते हैं, ये है बेरी, और फोलिक एसिड की कमी से हो जाता है एनीमिया। तो अगर आप इसको मैच करेंगे तो सी का हो जाएगा 4, सॉरी ए का हो जाएगा 4, बी का देखिए 3 हो जाएगा, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2, यानी कि 43-12 इसका उत्तर है। कहाँ पे है 43-12? पहले में ही है, ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है। तो अभी देख के आ रहे हैं, क्या इसमें एक्सप्लेन करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि और दांतों के निर्माण के लिए मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। नहीं पे ध्यान देखिए, कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन या फिर आयोडीन। तो जाहिर सी बात है आयोडीन मतलब हो जाएगा इसका उत्तर। तो आयोडीन के अतिरिक्त कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन और मैग्नीशियम नामक जो पौष्टिक तत्व हैं, ये अस्थि और दांतों के निर्माण के मजबूती के लिए आवश्यक है। फिर कह रहे हैं कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है। ऑप्शंस देखें, मतलब हड्डी, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी या फिर विटामिन सी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला यानी विटामिन डी, ठीक है। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कोले कैल्सीफेरॉल, इससे विटामिन सी, जबकि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। कई बार हमसे यही पूछे हुए हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फेरोमोन सामान्यतः क्या उत्पन्न कर, मतलब फेरोमोन्स जो है वो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो ये भैया कीटों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, फेरोमोन्स। तो ये जो फेरोमोन्स है ये कीटों के द्वारा उत्पन्न होता है, विशेष प्रकार का जो है केमिकल होता है जो कि विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करता है। चलिए आगे देखिए, और एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक और डेयरी से क्वेश्चन बना हुआ है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो ना तो अंडा ना तो दूध, किससे सॉरी दूध है क्या, हाँ तो यही हो जाएगा, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन। तो श्वेत क्रांति जो है वो मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है, बाकी सब छोड़िए। तो श्वेत क्रांति इसकी स्टार्टिंग देख लीजिए, 1964-65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए की गई थी। वर्तमान में भारत दूध के उत्पादन में टॉप पे है, ठीक है। हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो जाहिर सी बात है कि मोटे अनाज या फिर गेहूं या दलहन, तो क्या हो जाएगा गेहूं यानी वीट प्रोडक्शन से, ठीक है। तो हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो 1966-67 में हुई थी। हरित क्रांति स्टार्ट करने का जो श्रेय है वो नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, ठीक है। इस क्रांति का प्रभाव मुख्यतः गेहूं और कुछ सीमा तक धान की फसल पे आपको देखने को मिलता है। और खाद्यान्नों का उत्पादन 1951-61 के दशक में जहां 17 मिलियन मीट्रिक टन था, वहां 1966 से 76 के मध्य बढ़ करके 49 मिलियन मीट्रिक टन हो गया था, ठीक है। तो इतना जो है परिवर्तन देखने को मिला था हरित क्रांति के दौरान। साइंस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बना है, CNG क्या है, तो इसका मतलब फुल फॉर्म बताना है, ये हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। हम आगे देखेंगे, कह रहे हैं कि WWW का जो पूर्ण रूप है वो क्या है, तो ये क्वेश्चन जानते हैं कहाँ पूछा गया था, मेंस RO 2021 में पूछा गया इसका फुल फॉर्म। तो इसका हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब यानी ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए, और ये जो है आपस में WWW जो है वो आपस में जुड़कर हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों को इंटरनेट के द्वारा प्राप्त करने की प्रणाली है। और इस प्रणाली के प्रवर्तक कौन है, तो जाने रहिए ब्रिटिश विज्ञानी हैं सर टिम बर्नर्स ली, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, और वो क्या है, वो है निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है। ऑप्शंस देखें, नाभिकीय संयंत्र बिल्कुल नहीं, ये केवल शक्ति देगा, खाद नहीं। तापीय संयंत्र भी केवल शक्ति देगा, लेकिन जो बायोगैस संयंत्र है ये खाद भी देगा और शक्ति भी देगा। तो ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ को जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस जो है वो बायोगैस कहलाती है। बायोगैस के मुख्य संगठक कौन है, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें लगभग 65% मीथेन होता है। बायोगैस की समाप्ति के पश्चात संयंत्र में अवशिष्ट पदार्थ में नाइट्रोजन और फास्फोरस के कई यौगिक रहते हैं, अतः अवशिष्ट पदार्थों का जो उपयोग है ना वो उर्वरक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन बायोडीजल की फसल है, तो ये जेट्रोफा हो जाएगा। इसको हिंदी में रतनजोत कहते हैं, कभी कभी ना रतनजोत करके आ जाता है ऑप्शन में। तो रतनजोत, जंगली एरंडी और बंगरेड जेट्रोफा के हिंदी नाम है, ठीक है। इसमें बीजों में जो तेल की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। 1.05 किलोग्राम जेट्रोफा तेल से 1 किलोग्राम बायोडीजल पैदा हो सकता है। जेट्रोफा का तेल बिना रिफाइंड किए हुए भी ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है।
तो आप देखिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी स्टार्ट हो रहा है और इसी के साथ 101 क्वेश्चंस भी हमारे समाप्त हो गए। तो सोचिए 150 क्वेश्चंस में आपको 101 क्वेश्चंस मात्र 3 विषय से मिल गए। हमने इतिहास देखा, हमने दूसरा जो विषय देखा था वो कौन सा था, मेरे ख्याल से वो ज्योग्राफी था ना। हाँ, हमने हिस्ट्री देखा, ज्योग्राफी देखा, पॉलिटी देखा, इकोनॉमी देखा और साइंस देखा। तो कुल मिला के समझ लीजिए 5 से, तो 5 जो सब्जेक्ट हैं वो आपको 101 नंबर दिला रहे हैं। तो कितना महत्वपूर्ण है ये कोर सब्जेक्ट्स हैं कुल मिलाकर के, अब आप जानिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने कहा भी है कि हम डेली केवल 50-50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमने शायद 105 क्वेश्चंस या 106 क्वेश्चन शायद डिस्कस कर लिए हैं। तो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे चलता रहता है। तो चलिए यही रही आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें और अपने फ्रेंड ग्रुप में इसको शेयर भी कर दें। जो लोग भी अक्टूबर में जो होना है हमारा पीसीएस का प्रीलिम्स उसको देना चाह रहे हैं, उनके लिए ये मोस्ट हेल्पफुल सीरीज़ हो सकती है। ठीक है, क्योंकि विथ एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, इस वजह से ज़्यादा ये काम की है। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज की क्लास को करते हैं ओवर। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।